तो जो तुम्हारा टॉपिक है वो है तुम्हारा क्रांतिकोण तथा पूर्णांतिक परावर्तन यानी कि क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल बनेगा कैसे, इसके लिए रेयर केस समझने पड़ेंगे हमें। रेयर केस क्या होंगे इसके, रेयर केस मतलब दो माध्यम है। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस फिनोमिना को, इस घटना को क्या बोलते थे, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन दो टाइप से होगा, यानी कि अपवर्तन में भी दो कंडीशन थी, कब वो नॉर्मल की ओर झुकेगी, कब वो नॉर्मल से दूर हटेगी। अगर वो विरल से सघन में जा रही है, रेयर से डेंजर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी। जबकि दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर वो डेंजर से यानी कि सघन से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। अब जो हमें क्रांतिकोण समझना है, क्रांतिकोण को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन यानी क्रिटिकल एंगल। इसकी कुछ कंडीशन है, बस कंडीशन ये है, हमने इसको बोर्ड को दो भागों में बांट दिया है। हमने ये मान लिया कि जो ऊपर का माध्यम है, ऊपर का जो माध्यम है वो क्या है आपका, डेंजर है यानी कि सघन है। ये जो माध्यम है ये हमारा सघन माध्यम मान लिया है, सघन। और सघन के लिए हमने फिलहाल यहाँ पे मान लिया है वाटर है ये, यानी कि डेंजर मीडियम है और वाटर है इधर। और इसका जो मीडियम है वो हमने N2 मान लिया है, और नीचे का जो मीडियम माना है वो हमने मान लिया है विरल। विरल यानी कि आप वायु मान सकते हो, एयर। भाई जो आपके पास वाटर है वो कंपैरिजन टू एयर सघन ही होगा, डेंजर होगा। और जबकि ये क्या होगा तुम्हारा, रेरर होगा यानी कि विरल होगा, हल्का होगा। और आपको हल्के को क्या मानते हैं हम, N1। ये N1 मीडियम है, वो N2 मीडियम है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या। इससे ऊपर का जितना भी मीडियम है ये सब कुछ क्या है आपका, सघन है यानी कि डेंजर है, वाटर है। और इसको हमने मान लिया N2। जबकि इधर बात करें तो ये विरल है, और विरल क्या है आपका, एयर है ये, इसको हमने मान लिया है विरल, और ये है N1। अब आप अपवर्तन की कंडीशन से एक बढ़िया चीज पढ़ोगे कि इसी में मैं तुम्हें क्रांतिकोण भी समझा दूंगा और इसी में समझा दूंगा पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है, आपने इसका फिनोमिना एक बहुत बार देखा होगा। जैसे आप सड़कों पे जा रहे हो गर्मी में, गर्मी के दिनों में आप सड़क पे जा रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको काफी दूर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर गाड़ी की परछाई दिखाई देती है आपको, गाड़ी की या किसी चीज की सड़क पे। और आपको ऐसा लगता है, सब इल्यूजन होता है, ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ पे पानी है शायद। लेकिन आप जैसे धीरे उसके पास जाते हो वहां पे पानी वानी कुछ नहीं होता है। वो आपके पास यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्णांतिक परावर्तन की कंडीशन है। या कभी कभी रेगिस्तान में ऐसा होता है, रेगिस्तान की मरीचिका बोलते हैं सर, इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। अब ये कंडीशन ऐसी होती है, रेगिस्तान में पानी की अभाव रहता है, तो किसी ना किसी यात्री को ऐसा प्रतीत होता है कि काफी दूर की पेड़ है और पेड़ की परछाई बन रही है। अब जाहिर सी बात है परछाई बनेगी पानी में, तो भागा भागा जाता है उसके पास कि यहाँ परछाई बन रही तो शायद यहाँ पानी होगा। लेकिन वो देखता है वहां पे पानी नहीं होता। वो सब कुछ है हमारे पास पूर्णांतिक परावर्तन से, कि बिना पानी की परछाई बन कैसे रही। ठीक है, वो कंडीशन है, समझ लीजिए। बस इसके लिए बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो माध्यम है वो सघन से विरल में जानी चाहिए, प्रकाश की किरण सघन से विरल में। बस ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब देखते हैं आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है यानी कि आपतित किरण। अब आपतित किरण जैसे ही आपके पास आती है ऐसे आ रही है, और यहां पे आएगी तुरंत, और यहां पे क्या खींचेगा, नॉर्मल। अब जैसे यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट पे आइए, यहाँ पे क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है। अब आपने पढ़ रखा है इस चीज को कि जब ये नॉर्मल खींचा तो जानी तो ये सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। जब दूर हटेगी तो ये ऐसे ना जाकर थोड़ी सी कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। देखियो आ रहा है क्या समझ में, सही है। ये ऐसे ना जाकर थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ठीक है। और ये जो इनके बीच का एंगल होता था आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल आई, और इनके बीच का जो एंगल होता था अपवर्तक कोण यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल होता था आर, ठीक है। और ये अभिलंब है नॉर्मल। ये पहली स्टेट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया, ये जो आ रही है आपतन कोण का मान बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल का कोण बढ़ा दिया, थोड़ी सी से डाउन कर दी। और दूसरी वाली स्टेट में इस लाइन को थोड़ी सी और डाउन करता हूं मैं, ठीक है।
अब जैसे यहां आएगा, यहां पे जैसे इंसिडेंट पॉइंट पे यहां आया, यहां पे फिर से नॉर्मल खींचेगा। अब जब नॉर्मल खींचेगा, जानी ये सीधी चाहिए थी, जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाके क्या होगी, थोड़ी सी ये नॉर्मल से फिर से दूर हटेगी, क्योंकि ये सघन से किस में जा रही है, विरल में। भाई ये वाली कंडीशन आपकी समझ आ गई। इसमें क्या करा मैंने, थोड़ी सी डाउन और कर दी इस लाइन को, आपतित किरण को, इंसिडेंट रे को थोड़ी सी और डाउन कर दी, तो एंगल नहीं बढ़ गया इसका, देखो ये वाला एंगल बढ़ गया है इसके कंपैरिजन, थोड़ी सी डाउन कर दी। अब ये जानी ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ी सी क्या जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। बताओ समझ में आ रहा है क्या बात है, अभिलंब से दूर हटेगी। मैंने इस लाइन को और डाउन कर दिया थोड़ा सा, इस लाइन को और डाउन करा, और डाउन ऐसे कर दिया, देखना थोड़ी सी और डाउन कर दी, देखो ये थोड़ी खड़ी थी, थोड़ी और डाउन है, थोड़ी सी और डाउन कर दी मैंने से, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा मैं डाउन करके दिखा सकता हूं इसको, ये ऐसे आई है, इससे थोड़ी सी डाउन कर दी। अभी जैसे यहां पे आएगी, यहां पे क्या खींचेगा इसका, अभिलंब, नॉर्मल खींचेगा, तो इसका नॉर्मल खींच दीजिए आप लोग, ठीक है। अब नॉर्मल खींच चुका है, एंगल क्या था इसका, आर। देखो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे ये भी बढ़ता जा रहा है। ये एंगल कितना था आपका, आई। अब ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन देखो इसमें थोड़ी सी अप हुई, इसमें और अप, और इस वाली कंडीशन में बिल्कुल ये इधर पहुंच जाती है इस वाली लाइन पे। ये 3D डायग्राम है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं 3D में ही। ये फर्स्ट थी, इसे तुमने थोड़ा डाउन करा है, थोड़ी और ऊपर उठेगी, क्योंकि आपकी सघन से किसमें जा रही है, विरल में। ये थोड़ी और डाउन करी, तो डाउन होती होती है ऊपर, उठती उठती कहां पहुंच गई, बिल्कुल यहां चली गई। और जैसे यहां पे गई है, तो इसके बीच में कितना कोण बन जाएगा, ये 90। और किसकी वैल्यू बनी है, ये आर की। बात यही समझनी है। ये तो सेकंड केस था आपका, ये जो थर्ड केस बना है, इस थर्ड केस में जब आपतन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब अपवर्तन कोण का मान मैक्सिमम हो गया, भाई आर का मान मैक्सिमम 90 हो सके, इधर यहां से बढ़ाया था, कुछ एंगल बना होगा, फिर और बढ़ गया, और ज्यादा एंगल बढ़ गया। अब के आर का मान सबसे अधिक क्या हो सके, 90 तो हो सके हैं। इस वाले माध्यम में 90 हो गया, नहीं हो गया। अब जब इसका मान आर हो गया, 90 हो गया, यानी कि अधिकतम मान साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो, 1 प्लस के 1, तो इसका मान कितना हो गया, साइन 90, यानी कि भाई साइन आई और साइन आर, अपवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। आर की वैल्यू जब 90 हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो ये आई है, ये बन जाता है सी, और इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। फिर से समझे, बच्चे ये सोच लेते हैं कि क्रांतिक कोण ये बन जाएगा, नहीं। जब कोई प्रकाश की किरण, ये दोनों केस तो आपको समझ में आ गए होंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। किंतु विरल माध्यम में बना, विरल, मेरी बात सुनना, किंतु विरल माध्यम में जब आर का मान, यानी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, आर का मान 90 हुआ है, ऐसे समझ लो चाहे कि आर जो है वो 90 डिग्री हो चुका है। जब आर का मान 90 डिग्री हो गया, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण हुआ है, क्रिटिकल एंगल। कि क्रिटिकल का मतलब था, आपने सुना नहीं क्या कि बंदे की क्रिटिकल सिचुएशन है भाई, इससे ज्यादा ऊपर होता ही भगवान को प्यारा होने वाला। तो सेम चीज है, अगर इससे ज्यादा एंगल बढ़ाओगे ना तुम अब इसका, तो ये अपवर्तन रहेगा नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं रहने का, क्योंकि अगला केस वही है। तुमने थोड़ा सा ऐसे घुमाया, थोड़ा सा और डाउन कर दिया, और डाउन कर दिया, तो मान अब भी नहीं रहे, अब भी कह रहे और डाउन करेंगे सर। जाहिर सी बात है, जैसे ही तुम और डाउन करोगे, लाइन कहां जाएगी, ले मैं तो बाहर आ रही है, अब कह जाती नहीं अंदर। और उसे बोलते हैं, फिर क्या हो जाएगा, जब इसी माध्यम से आए, इसी माध्यम में वापस चली गई, तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही है, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो कैसे,
अब क्या तुमने क्या किया, इसे और डाउन कर दिया, मान नहीं रहे तुम अपनी ऐपदारी से, मतलब तुमने बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया, अब क्या और भी डाउन कर दिया इसको बिल्कुल ऐसे। अब जैसे यहां पे किया है आपने डाउन, जैसे किया फोर्थ केस में, यहां फिर से नॉर्मल खींचेगा। अब भाई नॉर्मल खींचेगा तो एक बार बताओ आप, इस क्रांतिक कोण का मान तो क्या था आपके पास, आई था। अब जैसे ये इधर थी फिर इधर हुई, अब इधर हुई, तो अब क्या करेगी कि मैं जाती नहीं इधर, जब तुमने डाउन इतनी कर दी से, अब क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वापस निकल जाएगी इस टाइप से, और फिर एंगल बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे ये आर, और ये फिनोमेना कहलाता है तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये है वो कंडीशन जब तुम्हारे आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए। एक चीज और भी तो है, इस आई का मान और भी बढ़ा दिया तुमने, और डाउन नहीं कर दिया क्या, ये एंगल और बढ़ा दिया आपने। इस केस को हम यहां लिख भी सकते हैं कि जो आई है, यहां पर जो आई बन रहा वो क्रांति कोण से अधिक है क्रिटिकल एंगल से। जब क्रांति कोण का मान आपतन कोण से अधिक, सॉरी, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ये सब कंडीशनें प्रदर्शित करेगी परावर्तन की। फिर मतलब ये लाइन अब किससे प्रेजेंट करेगी, परावर्तन के लॉ को फॉलो करेगी। तो ये हुआ है हमारे यहां परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये भी अपवर्तन था, ये भी अपवर्तन था, और ये था क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। आवे के बाद समझ में, ये तुम्हारे 4D यानी कि 3D डायग्राम में ये पहली केस था, ये दूसरा केस वो और डाउन कर दिया। इस वाले में और डाउन जैसे करा तो देखो अपवर्तित किरण यहां को निकली। जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ही आपतन कोण का यानी कि अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हुआ तब बना क्रांतिक कोण। आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है, आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है, लेकिन बनता जब है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो। और जब हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक कर दिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक कर दिया, तो भाई मैं जबती नहीं, अब मैं परावर्तन करती नहीं, मैं क्या करूंगी, परावर्तन करूंगी। वो वाला काम हो रहा है जब बंदे की क्रिटिकल सिचुएशन से भी ऊपर वाली सिचुएशन हो जाए तो क्या करें, पत्ता सफा, तो बंदा रहा ही नहीं। अब यहाँ अपवर्तन हुआ ही नहीं, यहाँ क्या, सॉरी यहाँ क्या हुआ, अपवर्तन हुआ ही नहीं, अपवर्तन खत्म, किल, परावर्तन हो रहा बस अब। ठीक है, तो अपवर्तन खत्म। जब क्रिटिकल सिचुएशन से जब ऊपर आ जाएगी ना तो वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कुछ और बन जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम इसको नोट करो जल्दी से, टॉपिक अच्छा है वैसे बहुत ज्यादा। देखो मतलब क्रांतिक कोण के 2 नोट लिखने हैं आपको। पहला नोट लिखें, क्रांतिक कोण के लिए नोट लिखवा रहा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, जबकि दूसरी चीज ये समझ सकते हो आप, समझना है कि अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगानी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। एक नोट हो गया इसका। अब अगली हेडिंग लगानी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो मैंने बताया था कि वो हमें भ्रम होता है पानी के बनने का, वो यही कारण है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसकी डेफिनेशन लिखे, इस वाले की परिभाषा लिखे, ऐसे लिखो, आपतन कोण का मान, देखो ये आपतन कोण था, इंसिडेंट एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए,
आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर जाती नहीं है वो, दूसरे माध्यम में न जाकर वापस पहले माध्यम में लौट आती है तथा परावर्तन के नियम का पालन करती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नोट हैं, कंडीशन है, शर्त है। लिखे इसके नोट। पहला नोट लिखे वही कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए या प्रवेश करनी चाहिए। और दूसरा नोट होगा, दूसरा पॉइंट नोट का दूसरा पॉइंट लिखे कि क्रांतिक कोण का मान, सॉरी ऐसे लिखो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ये दूसरा नोट है आपका। ठीक है, अब इसके बाद आपको यह समझना है कि पूर्णांति परावर्तन के अनुप्रयोग होते क्या है, उदाहरण क्या है। देखो उदाहरण तो बहुत सारे हैं जो पूर्णांति परावर्तन के उदाहरण हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, वो यही कारण है। जैसे कि हमारे पास रेगिस्तान की मरीचिका यानी कि मिराज बोलते हैं। आप समझ सकते हो, जो मैंने जो शुरू में बताया था कि आपको ऐसा भ्रम होता है, इल्यूजन होता है कि प्रकाश कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जबकि पानी भरा नहीं होता, वो इसी की कंडीशन है। मैं भी समझा दूंगा आपको। दूसरा, हीरे का अत्यधिक चमकना भी पूर्णांति परावर्तन कारण है। हीरा सबसे ज्यादा चमकता है, ब्राइटनेस, उसमें भी ऐसे ही होता है। जो उसकी प्रकाश की किरण है जो हम देख पा रहे हैं, अंदर न जाकर वापस आ जाती है, इसलिए वो पूरा रिफ्लेक्शन करता है। जब भी तो रिफ्लेक्ट करता है कि बड़ी रोशनी सी पड़ रही है, तो बड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है पूर्णांति परावर्तन के कारण ही, एक हमारे पास जब सर्दियों में, कभी सर्दियों में ऐसा होता है, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा कि आप नदी के किनारे खड़े हो, या तो नदी में खड़े हो या नदी के किनारे खड़े हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो नाव है, काफी दूर नाव है, उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज ऊपर आकाश में दिखाई देती है। और वो रेयर केस में बहुत ही कम देखा होगा आपने, ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा। वो भी यही कारण है, पूर्णांति परावर्तन का ही कारण है। प्रिज्म का अत्यधिक चमकना, वो भी यही है। और एक होता है प्रकाशिक तंतु, मोस्ट इंपोर्टेंस है प्रकाशिक तंतु। अब प्रकाशिक तंतु जो होता है वो इसी से चलता है, पूर्णांति परावर्तन के सिद्धांत पर। अब ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है, प्रकाशिक तंतु को बोलते हैं हम, इसका काम क्या होता है, जो आजकल हमारी शल्य चिकित्सा यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह में यूज होते हैं, वो पूर्णांति परावर्तन के कारण ही होता है। यानी कि जो हमारे पास प्रकाशिक तंतु बताया मैंने, प्रकाशिक तंतु जो चलता है वो पूर्णांति परावर्तन के कारण ही चलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा पाऊंगा कि जैसे मिराज है, यानी कि जो बनता है कि रेगिस्तान की मरीचिका, वो मैं एक एग्जांपल इसी के थ्रू समझा रहा हूं। देखो, उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट यही रखना और तब थोड़ा सा समझ में आएगा।
आप एक चीज समझना, दो चीजें नोट में रखे। पहले तो गर्म वायु, गर्म वायु, जो गर्म वायु होती है वो होती है विरल, यानी कि रेरर मीडियम। और जबकि हमारी ठंडी जो वायु होती है, कोल्ड एयर जो होती है, वो होती है सघन, यानी कि डेंजर। वो क्या होती है? डेंजर। ठीक है, अब समझना, इतना प्रॉपरली मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। प्रॉपरली डायग्राम ना बने तो इसके लिए कोई बात नहीं। हम ये समझते हैं कि यहां पर एक पेड़ है आपका। अब जब पेड़ है, उसे पेड़ को समझ लेना, इतना अच्छा पेड़ नहीं है ये। जैसे भी अच्छा डायग्राम बनाना समझ लेना कि ये आपका एक पेड़ है। ठीक है, अब जमीन पे खड़ा हुआ है ये आपका। ठीक है, जमीन पे है, ये लो जी। अब ये रेगिस्तान में खड़ा हुआ है। काफी बड़े पेड़ होते नहीं है रेगिस्तान में, छोटे छोटे पेड़ हैं। अब ये खड़ा हुआ है रेगिस्तान में, और यहाँ पे है रेत। और रेत तुम्हें पता है, जब वो वहां पे धूप की गर्मी आ रही है, यानी कि सूर्य की गर्मी आ रही है, तो रेत का तल क्या हो रहा होगा? गर्म। और जब ये गर्म है तो इसके पास वाली वायु भी क्या होगी? गर्म। जबकि मैं अगर थोड़ी सी इसकी काल्पनिक रेखा बनाऊं, काल्पनिक रेखा डिवाइडेशन करता चल जाऊं, मैं काल्पनिक रेखा बनाता हूं समझाने के लिए कि एक यहाँ काल्पनिक रेखा है इसका तल के पास में। ये केवल समझाने के लिए है मेरे भाई, ये केवल समझाने के लिए, कोई तल नहीं है, ये केवल काल्पनिक रेखा ही खींच रहा हूं बस। ठीक है, मैंने यहां तक खींच दिया, काल्पनिक रेखा है। अब इसे समझना, जो नीचे की वायु है, नीचे की जो परतें हैं, क्योंकि आपके पास ये गर्म रेत का तल है, जब ये रेत का तल गर्म है तो इसके पास वाली वायु भी क्या होगी? गर्म होगी। ये थोड़ी सी और ठंडी, ये थोड़ी और ठंडी, ये थोड़ी और ठंडी, और ये थोड़ी सी और ठंडी। कंपैरिजन तो इसके, ये सबसे ज्यादा ठंडी होगी, उससे गर्म थोड़ी ये होगी, इससे ज्यादा गर्म ये परत होगी, इससे ज्यादा गर्म ये होगी, इससे ज्यादा परत गर्म ये होगी। और ये परतें हमने मानी हुई हैं। ठीक है, काल्पनिक परतें मानी है अभी समझाने के लिए। आगे इतनी बात समझ में? भाई रेत का तल गर्म है तो इसके पास वाली वायु भी गर्म होगी, जाहिर सी बात है। जब ये गर्म है, यहाँ पे गर्म होगी, थोड़ी सी कम गर्म होगी, यहाँ थोड़ी सी और कम गर्म, यहाँ थोड़ी ठंडी, थोड़ी और ठंडी। बिल्कुल ठंडी नहीं कहा मैंने कहा इनके कंपैरिजन। तो नीचे की वायु क्या है? गर्म। ऊपर की वायु क्या है? ठंडी। तो ऊपर वाली वायु जो है वो ठंडी है, ठंडी वायु, और नीचे की वायु क्या है? गर्म वायु, कोल्ड एयर और हॉट एयर। अब सुनना, इमेज तब बनती है जब उसकी रे, प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पे पहुंचती है। ठीक है, अब जैसे ये पेड़ है, पेड़ से लाइट वेव ऐसे चली, ऐसी बात ऐसे चलेगी। अब जैसे ही इससे इस वाली लाइन पे पहुंचती है, पहली बात तो ये ऊपर भी होगी। अभी हम ये मान के चल रहे कि जैसे ये इस लाइन से इसमें एंटर करेगी तो ऊपर थोड़ी ठंडी है, जबकि ये वाला माध्यम थोड़ा सा गर्म होगा इसके कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या खींचेगा? अभिलंब। अब अभिलंब खींचेगा तो जाहिर सी बात है, ठंडी वायु भी बताई मैंने क्या होती है? सघन। और गर्म वायु क्या होती है? विरल। तो सघन से विरल में जा रही, तो अभिलंब से दूर हटेगी या नहीं हटेगी? हटेगी नहीं हटेगी? तो जब अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे ना जाकर कैसे जाएगी? थोड़ी सी इधर को हो जाएगी। बताओ, समझाएगी बात को? ठीक है, अब जैसे यहां जाके टकराएगी ऐसे, अब एक माध्यम से फिर से जा रही, मैंने भी बताया ये ठंडी है, इसके कंपैरिजन ये गर्म है। अब जैसे ये गर्म जाएगी, यहां पे फिर से अभिलंब खींचेगा, क्योंकि काल्पनिक परतें मानी हुई है हमने। अब ये क्या होनी चाहिए थी? जानी तो ऐसे चाहिए थी कि सर्दी ऐसे चली जाए, लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी, थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। बताओ, समझ में आ रही क्या? थोड़ा डायग्राम डाउन ना जाए, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी परत ऊपर ले रहा हूं ये, तो डायग्राम काफी निकल जाएगा लंबा, और आपके समझ काफी लेंथी बनाना पड़ जाएगा डायग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो भाई साहब हैं, ये क्या चले गए? यहां पहुंच जाएंगे। अब जब यहां पे पहुंचे हैं, यहां फिर से अभिलंब खींचेगा। अब आप लोग एक सब चीज समझ ही गए होंगे कि ये वाली थोड़ी ठंडी है, ये गर्म है, तो फिर से जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे ना जाकर थोड़ी सी क्या रहेगी?
अभिलंब से दूर हटेगी। अब जब और डाउन हो चुकी है तो अभिलंब से दूर हटने के बाद ये लाइनें पहुंचेगी बिल्कुल ऐसे, और कहीं ना कहीं यहां टकराएगी तो जरूर टकराएगी, नहीं टकराएगी। और अब की ऐसी कंडीशन बन जाएगी, मैं और लाइन खींच देता हूं इसके पास को, जिससे डायग्राम इतना लेंथी ना बनाना पड़े आपको। और जैसे यहां पे जाएगी, हटती हटती है, जैसे यहां पे जाएगी, यहां पे आ गई है यहां पे, ठीक है। इसका फिर से अभिलंब खींचेगा, और अब की कंडीशन में हमारे पास ये इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। देखो ऐसे आ रही थी, थोड़ी अप हुई, ये थोड़ी और अप हुई, अब के यहाँ पे बिल्कुल ये क्या कर देगी, वापस घूम जाएगी यहाँ से, और ये वापस ऐसे घूम जाती है ऐसे, इस टाइप से। और यहां पर जो ऑब्जर्वर होता है, यहां पर जो ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जो आपकी आंखें हैं, मतलब जो भी वो देख रहा है बंदा, देखने वाला जो भी ऑब्जर्वर है, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। अब वो इस लाइट को ऐसे देखता है घुमाकर, इसको वो पीछे की ओर बढ़ाता है ऐसे ऐसे। और जब ये पीछे की ओर देखता है तो इसका जो क्रिटिकल यानी कि जो इमेज है ये वाला, इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि ऐसे जा रहा होगा जी। और यहां पर तुम्हें बना हुआ दिखाई देगा ये इसका इमेज, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो बंदा आ रहा है ये दिखाई देता है इसको, यहाँ पे जो यहाँ पे देखने वाला है इसको ये दिखाई देता है कि इमेज यहां से आ रहा है, इमेज जो आ रहा है वो सीधा यहां से आ रहा है। और यहां पर उसे ऐसा आभास होता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, इसकी शैडो बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, जबकि वास्तव में ऐसी बनी नहीं होती। ठीक है, इसको अगर हम समझ सकते हैं तो ये रेगिस्तान की मरीचिका बोलते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका। मतलब रेगिस्तान में कभी कभी आदमी को या वस्तु को या किसी को भी ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है जबकि पानी नहीं भरा होता है। वो सब कुछ यही कारण है क्योंकि ठंडी वायु क्या होती है, सघन, और जबकि गर्म वायु क्या होती है आपकी, विरल। तो सघन से विरल में जाने पर विभिन्न अलग अलग परतों पर क्या होता है, तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता होता विभिन्न परतों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिस कारण ऑब्जर्वर जो है, देखने वाला है, उसको क्या दिखाई देता है, इसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। ये सब कुछ कंडीशन है आपकी रेगिस्तान की मरीचिका की, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण की। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, इसको नोट कर लो, बाकी की अगली क्लास में होगा आपका।